जय हिंद साथियों। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, उसका हम प्रथम अध्याय करेंगे। जो सिविक्स राजनीतिक विज्ञान है उसका प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी। जैसा कि इसके नाम से आभास होता है, सत्ता पावर ताकत की साझेदारी, साझेदारी बांटना, मिलजुल कर शासन करना, सत्ता को पावर को बांटकर राष्ट्र का विकास करना। जो देश की सत्ता है, देश की जो शक्ति है, उसको आपस में मिलजुल कर बांट कर शासन करें। इसे साझी सत्ता की साझेदारी कहा गया। आइए इस विचार से हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखिए कि मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, जो हमारे चैप्टर का अध्याय का नाम है, सत्ता के टुकड़े करना, यानी कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमज़ोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? अब इसके अर्थ देखिए आप। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या सत्ता को बांटना, देश को कमज़ोर करना, देश की ताकत को कमज़ोर करना, देश को बांटना है? ये हम इस चैप्टर में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे सामने बेल्जियम और श्रीलंका के दो उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राष्ट्र के लिए शांति व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी कितनी आवश्यक है यदि हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं इस अध्याय में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे विकसित और समृद्ध समृद्ध और सबसे विकसित जो यूरोप महाद्वीप है, उसी में बेल्जियम एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा, जितना कि हमारा हरियाणा राज्य है उससे भी क्षेत्रफल में ये बहुत छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं। यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं, ज़मीन जो है, शेयर करता है ये बेल्जियम फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग, ये उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनसे उसकी सीमाएं लगती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। किसकी? बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। यानी कि जो हरियाणा की आबादी है लगभग 2 करोड़ हो सकती है, तो उससे आधी, 1 करोड़ से अधिक इसकी आबादी है। सबसे पहले आप एटलस मानचित्रावली आपके पास कोई उपलब्ध होगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूरोप महाद्वीप को देखिए, यूरोप में फिर आप बेल्जियम को सर्च कीजिए और उसके पड़ोसी जो देश हैं उन पर मार्क कीजिए। जब तक हम इन स्थानों की लोकेशन को, स्थिति को अच्छे से नहीं समझ पाते, तो हम इसको अच्छे से दिमाग में ये पिक्चर नहीं बन सकती हमारे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम मैप को भी साथ में दिमाग में ध्यान रखें। इस छोटे से देश के समाज की जातीय जो बुनावट है बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59%, 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। यानी कि जो बेल्जियम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में फ्लेमिश लोग रहते हैं, जिसका जो आबादी में भाग है वो लगभग 59% है। 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच भाषा वो बोलते हैं। फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी आबादी 59% है, डच भाषा वो बोलते हैं। शेष 40% जो लोग हैं वेलोनिया, वेलोनिया का जो क्षेत्र है उसमें रहते हैं। 40% जो बचे हुए लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इस अंतर को आप समझिए, नोट कीजिए। इसमें अभी तक हमने पढ़ा यूरोप का एक छोटा सा महाद्वीप है जिसका नाम बेल्जियम है। बेल्जियम आकार में हरियाणा से भी छोटा है, आबादी में भी हरियाणा से करीब आधी उसकी आबादी है, लगभग 1 करोड़ से अधिक। और लेकिन इसकी जो जातीय स्थिति है वो बहुत जटिल है। देश का जो बहुसंख्यक है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है 59%, और डच भाषा बोलता है। डच भाषा बोलने वाला 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में आबादी रहती है। शेष जो 40% आबादी है वो वेलोनिया क्षेत्र जो है उसमें रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये दो भागों में हमने बेल्जियम को बांट दिया, इसको नोट करें आप।
दो भागों में बेल्जियम को बांट दिया, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश के सामने लिखो 59 जो प्रतिशत आबादी है कौन सी, डच भाषा बोलने वाली, वो इस क्षेत्र में रहती है। वेलोनिया के सामने लिखें 40% जो लोग हैं जो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले हैं वो इस वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। शेष जो 1% लोग हैं जर्मन भाषा बोलते हैं, 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, इसकी राजधानी क्या है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, नोट करें। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब दोनों में थोड़ा अंतर समझिए। मुख्य बात आप समझिए कि जो पूरा देश है, पूरे बेल्जियम की बात करें, पूरे बेल्जियम के बारे में ऊपर आपने पढ़ा, दो भागों में हमने उसको बांटा, एक फ्लेमिश और दूसरा वेलोनिया। तो वहाँ पर स्थिति ये थी कि जो 59% लोग थे, ज़्यादा बहुसंख्यक जो लोग थे वो डच भाषी थे पूरे देश में, और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग 40% थे। लेकिन जो राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स, वहाँ उल्टा है। वहाँ फ्रांसीसी जो भाषा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो 80% हैं और 20% जो हैं डच लोग हैं। यहाँ उल्टा है, राजधानी में जो डच लोग हैं उनकी संख्या कम है लेकिन पूरे देश में ज़्यादा है। ब्रुसेल्स में कम है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो पूरे देश में संख्या उनकी कम है लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, 80%। तो अब देखिए समस्या क्या हुई। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ये जो अल्पसंख्यक, थोड़ी संख्या में जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, ये तुलनात्मक रूप से, यानी कि इनकी अगर आप डच भाषी लोगों से तुलना करें तो उनसे ये ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या ब्रुसेल्स में राजधानी में ज़्यादा है लेकिन पूरे देश में इनकी संख्या कम है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। कौन सी स्थिति से, कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे उनकी संख्या कम है लेकिन अमीर साधन संपन्न लोग थे, वो सभी संसाधनों पर उनके अधिकार थे। तो डच भाषी जो लोग हैं उनको बाद में इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई। तो इस वजह से डच भाषी जो लोग हैं इस स्थिति से नाराज़ थे कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन हम पिछड़े हुए हैं उनकी अपेक्षा। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में, दशक 10 सालों का समूह, यानी कि 1950 से 60 10 साल और 60 से 70 10 साल, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, उनके बीच झगड़ा होने लगा, द्वेष बढ़ता गया उनके बीच में। कारण हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा स्वरूप जो है ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स को आप बताएं ये किसका नाम है, लिखें इसको, बताएं। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। कैसी समस्या थी, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, यानी कि पूरे देश में जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। जो संसाधन थे उनमें वो पिछड़े हुए थे, कमज़ोर थे, किसकी अपेक्षा, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की अपेक्षा। यानी कि डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में संख्या उनकी ज़्यादा थी लेकिन अमीरी में, धन संपदा में, संसाधनों में वो किससे, डच लोगों से बहुत आगे थे। डच लोग यहाँ पीछे थे। तो इस वजह से उनके बीच में टकराव हुआ। टकराव क्यों हुआ, क्योंकि ब्रुसेल्स में उल्टी स्थिति थी। राजधानी में फ्रेंच जो लोग थे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी और जो डच लोग हैं उनकी आबादी बहुत कम थे। पूरे देश में अलग स्थिति थी और राजधानी में उसके उलट स्थिति थी, ये आप ऊपर समझ चुके हैं। इस वजह से उनके बीच तनाव और झगड़े बढ़ने लगे। आइए थोड़ा मैप के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले संकेत जो इंडेक्स दिए हैं, ये संकेत दिया है ब्रुसेल्स राष्ट्रीय जो राजधानी है वो ये दिया हुआ है, ये ब्रुसेल्स है। इस ब्रुसेल्स में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो आबादी थी वो फ्रेंच भाषी लोगों की ज़्यादा थी, 80% आबादी थी, डच लोगों की संख्या
20% थी। और जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो साधन संपन्न और अमीर लोग थे। लेकिन इसके अलावा देखिए, दूसरा वेलोन फ्रेंच भाषी क्षेत्र, ये सारा जो है ये फ्रेंच भाषी क्षेत्र है जिसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये सारा इलाका, इस इलाके में फ्रेंच भाषी लोगों की बहुतायत थी। नेक्स्ट है फ्लेमिश। ये फ्लेमिश का इलाका है सारा। इसमें जो डच भाषी लोग हैं वो निवास करते थे। और ये जर्मन भाषी क्षेत्र, ये जो इलाका है इसमें 1% जो आपने पढ़ा था वो जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं। अब इस मैप में अगर आप समझें तो निष्कर्ष के रूप में हम इसमें क्या देखते हैं कि पूरा जो आपका बेल्जियम है, इस पूरे बेल्जियम में जो संख्या है किसकी ज़्यादा है? डच लोगों की, डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन वो उतना अमीर नहीं है जितना कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। दूसरा, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ब्रुसेल्स, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, यानी कि राष्ट्र के अनुपात से यहाँ स्थिति उल्टी है। तो इस वजह से यहाँ विवाद के कारण थे, आपस में एक तनाव था। तो इसको आगे हम देखते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने इस समस्या का समाधान किया सत्ता के साझेदारी के माध्यम से। एक अच्छा उदाहरण इसको माना जा सकता है। आइए इसी स्थिति की तुलना एक और देश से करें। जैसे आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब जिसके चारों ओर पानी हो, जिसकी स्थल सीमा किसी के साथ ना लगती हो, जैसे भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऊपर चीन, तिब्बत के साथ लगती है। तो इस प्रकार श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, इसकी किसी के साथ सीमा, स्थल सीमा नहीं लगती, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा जो दक्षिणी भारत है, तमिलनाडु राज्य, उसके साथ ही श्रीलंका है। जब भारत का मैप आप देखते हैं तो श्रीलंका उसके साथ आपको स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। हरियाणा जो हमारा राज्य है उस राज्य के बराबर जो है लगभग इस श्रीलंका की आबादी है। श्रीलंका, कितना सम्मान के साथ सब इसका नाम लेते हैं। लंका के साथ श्री भी लगा दिया जाता है। शायद इकलौता राष्ट्र मुझे लगता है, हो सकता है दुनिया में, जिसके नाम के साथ इतना सम्मान लगता है, श्रीलंका। अब श्रीलंका की स्थिति देखिए कि भाई यहाँ कितने हालात जो है एक बिगड़ते चले गए। दक्षिण एशिया के अन्य लोग देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख जो जातीय समूह है सिंहली लोगों का है। सिंहली जो बहुसंख्यक लोग हैं श्रीलंका के, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% जो आबादी है श्रीलंका में किसकी है? सिंहली लोगों की। इसको आप समझे, नोट करें। फिर तमिलों का नंबर आता है, तमिल, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। 18% जो जनसंख्या है वो तमिल भाषी लोगों की है और 74% जो प्रतिशत जो लोग हैं वो सिंहली लोगों की है। ये वहाँ की स्थिति है। और जो तमिल हैं उनमें भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल और दूसरा है हिंदुस्तानी मूल। अब इनको देखिए, समझिए आप। जो तमिल लोग हैं उसमें 18% हमारी आबादी बताई गई, जिसमें से 13% तमिल फीसदी हैं और 5% हिंदुस्तानी तमिल हैं, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी कि जो 13% लोग हैं वो तो श्रीलंका में रहने वाले मूल निवासी हैं वहीं के। दूसरे जो हिंदुस्तानी भारतीय तमिल हैं, वो जब अंग्रेज़ों का अधिकार भारत के ऊपर था, श्रीलंका के ऊपर भी उनका अधिकार था, तो श्रीलंका में खेती करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए भारत से तमिल जो लोग थे उनको लेकर गए थे। तो उनकी संतान है कितनी? 5%। तो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर हम करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध हैं। बौद्ध लोग
वहाँ सिंहली लोग सभी बौद्ध धर्म के उपासक हैं। तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। तो सिंहली लोग जो हैं वो सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और जो तमिल भाषी लोग हैं उसमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी 7% हिस्सा है, 7% लोग, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं में बात कर सकते हैं उसको। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? श्रीलंका की स्थिति जो हमने पढ़ी, उस श्रीलंका की स्थिति में ये था कि 74% जो लोग हैं सिंहली लोग हैं वहाँ, और इसके अलावा जो 18% जो लोग हैं वो तमिल लोग हैं, जिसमें 13% वहीं के मूल निवासी हैं, 5% जो हैं वो हिंदुस्तानी या भारतीय माने जाते हैं, तमिल लोग। और भारतीय जो तमिल है उसमें भी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो ये वहाँ की स्थिति थी। जो तमिल जो लोग थे वो हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन सिंहली जो लोग थे वहाँ के जो 74% बहुसंख्यक आबादी है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। अब श्रीलंका में देखिए कि स्थिति क्या बनती है, कैसे श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है उसको बढ़ावा दिया गया, जो श्रीलंका के लिए एक समस्या बन गया था, बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत कब स्वतंत्र हुआ आप बताएं? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पैदा। सिंहली जो समुदाय के नेता थे उन्होंने बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना अधिकार जमाना चाहा, कि परमानेंट स्थायी रूप से जो सिंहली लोग हैं उन्हीं का शासन सत्ता बनी रही श्रीलंका में। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के कई कदम उठाए। यानी कि जो सिंहली लोग थे उनकी जो सरकार बनी, हालांकि लोकतंत्र था, लेकिन जो सिंहली लोग थे उनका दबदबा था देश में। उन्होंने अपने इसी बहुसंख्यक को बढ़ाने के लिए सारे नियम कानून वो बनाते चले गए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम करते गए। जो अन्य जो धर्मावलंबी थे, दूसरे धर्मों को मानने वाले या दूसरे तमिल जो लोग थे, उनके साथ एक दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव किया जाने लगा। 1956 में एक नया कानून बना दिया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1956 से फिर इसकी एक पक्की शुरुआत हो जाती है संघर्ष की, जिसके तहत तमिल जो भाषा थी उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया और एकमात्र भाषा जो है उसको सिंहली को घोषित कर दिया गया। अब देखिए इसमें विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई, कि नौकरियां जहां भी मिलेंगी सरकारी नौकरियां विश्वविद्यालयों में वो तमिल लोगों को पहले दी जाएंगी। नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार जो है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य किए जाएंगे। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका जो तमिल लोग थे उनकी नाराज़गी और सरकार शासन को लेकर अब उनमें बेगानापन बढ़ाया, क्योंकि सरकार के ये जो फैसले आए, जो सरकार की नीतियां थी, उनके कारण जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उनके अंदर शासन और राष्ट्र के प्रति जो बेगानापन था वो बढ़ने लगा। अपनापन का जो भाव था राष्ट्र के प्रति वो खत्म होने लगा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी जो है सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें समान नागरिकता, समान अधिकार देने में असमर्थ हैं। तो यहाँ से उनके बीच में ऐसा भाव पैदा होने लगा कि हम जो हैं अपने ही देश में बेगाने हो गए, पराए हो गए, हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो यहाँ सिंहली लोगों को है। तो इस प्रकार राजनीतिक अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं। नौकरियों और फायदे के जो अन्य काम हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली जो समुदाय थे उनके बीच में संबंध बिगड़ते चले गए और एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती चली गई। आइए थोड़ा इस मैप को समझते हैं। इसमें देखिए श्रीलंका का मैप है, भारत के नीचे आप इसको देखते हैं। जो सिंहली लोग हैं, सिंहली लोग, ये जो सारा इलाका है, इस सारे इलाके में ये सिंहली लोगों का इलाका है, जो बहुसंख्यक 74% आबादी है। इसके बीच में हालांकि अन्य भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। दूसरा,
जो श्रीलंकाई तमिल हैं, ये श्रीलंकाई तमिल जो बाहर डार्क एरिया आप देख रहे हैं, ये इसमें श्रीलंकाई तमिल है। फिर भारतवंशी जो तमिल है, ये क्षेत्र आप जो और भी ज़्यादा डार्क हैं इसमें आप देख रहे हैं। जो मुसलमान हैं, ये बीच में जो डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट आप देख रहे हैं, बिंदु जो अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति श्रीलंका की थी। तो अब स्थिति क्या देखिए कि श्रीलंका में क्या हालात बनते हैं। इस शब्द को देखिए, बहुसंख्यकवाद को यहाँ डिफाइन किया है। यह माना जाता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसको बहुसंख्यकवाद कहा गया है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब श्रीलंका के जो तमिल लोग थे वो राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी तमिल भाषा, अपने स्वायत्तता अधिकार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा रोजगार में समान भागीदारी की मांग के लिए संघर्ष पर उतारू हो गए थे। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी जो मांगे थी, इस प्रकार श्रीलंका में एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ये टकराव बढ़ता चला गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में गए। भारत में भी इसका एक शरणार्थी के रूप में उन लोगों को स्वीकार किया। भारत ने भी, श्रीलंका से बहुत से लोग भारत आए। इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई, आपने पढ़ा। अब इसमें देखिए, इस समय तक हमारे जो आसपास के देश हैं उनमें आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में जो श्रीलंका का रिकॉर्ड था वो सबसे अच्छा रहा है। यानी कि भारत से भी हर लिहाज से अच्छा प्रदर्शन श्रीलंका का था। पर अब वहाँ गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो जीवन था उसमें परेशानियाँ बढ़ती चली गई। क्योंकि अगर राष्ट्र का विकास करना है तो शांति के साथ ही विकास हो सकता है। अब हालात गृह युद्ध के बन चुके थे। जो तमिल लोग थे उन्होंने वहाँ की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, समान अधिकारों के लिए, अलग राज्य के लिए, अलग राष्ट्र के लिए। वो कहने लगे कि भी हमें एक अलग राष्ट्र ही दे दो, हमारा जहाँ तमिल इलाके हैं, आपने मैप में देखा था। तो इसी गृह युद्ध की स्थिति में 1987 से 90 के बीच में भारत की तरफ से भी भारत सरकार ने श्रीलंका को मदद के लिए शांति सेना वहाँ भेजी। ऑपरेशन पवन के नाम से गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए 1987 में भारत ने भी अपनी सेना को शांति सेना के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वहाँ भेजा। जिस लड़ाई में लगभग 1200 हमारे भारतीय सैनिक बलिदानी हुए, शहीद हुए। देखिए कितना बड़ा लॉस था हमारे राष्ट्र के लिए भी कि लगभग हमारे 1200 सैनिक शहीद हुए श्रीलंका में अमन शांति के लिए। और जो श्रीलंका में जिनके खिलाफ संघर्ष था वो भी तमिल लोग थे। यानी कि भारतीय सेना, भारतीय जो तमिल में श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उन्हीं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए शांति सेना के रूप में भारतीय सेना भेजी, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा। तो जाफना का जो इलाका था जहां इनकी संख्या थी LTTE, लिट्टे जिसको शॉर्ट में कहा गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे जिसको एक उग्रवादी संगठन कहा गया, जो तमिल लोगों के अधिकारों के लिए तमिल का एक संगठन था जो सशस्त्र क्रांति के बल पर सत्ता हथियाना चाह रहा था। सिंहली लोगों के खिलाफ वहाँ की जो सरकार थी उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था। तो उसको दबाने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भारत ने भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया। और उसका परिणाम भारत को क्या भुगतना पड़ा कि हमारे लगभग 1200 से अधिक जो जवान थे वो शहीद हुए इस गृह युद्ध में, शांति स्थापना में। और इसके बाद 1990 तक जो भारतीय सेना है वहाँ मौजूद रही, 1987 से 1990 तक। और 1991 में जब इलेक्शन थे, चुनाव के दौरान जब जो श्री राजीव गांधी थे तमिलनाडु में प्रचार के लिए गए थे तो उनकी
ऐसा माना जाता है कि इसी लिट्टे के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या का जो आरोप है, इन्हीं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो थे, जो श्रीलंका के जो लोग थे जिनके खिलाफ भारतीय सेना वहाँ गई थी, उनके द्वारा ही ऐसा माना जाता है श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उनमें गहरा असंतोष था भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। तो ये सामान्य सी जानकारी साथ साथ में हम करते रहेंगे जो ज़रूरी होगी, ताकि आपकी अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी भविष्य में आपके काम आए। नेक्स्ट देखिए, बेल्जियम की समझदारी। अब दोनों देशों में समस्याएं थी, जातीय समूह अलग अलग थे, लेकिन दोनों राष्ट्रों ने, बेल्जियम ने और श्रीलंका के जो हमने उदाहरण पढ़े, दोनों ने अपनी सूझबूझ से अलग अलग तरीके से देश की स्थिति का या इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन समझदारी किसकी देखिए, जिन्होंने सत्ता को बांटा, यानी कि बेल्जियम की जो सरकार थी उसने बड़ी समझदारी से ये कार्य किया। देखिए इसमें क्या किया, बेल्जियम के स्थानीय नेताओं ने श्रीलंका से अलग सत्ता रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया कि भी हम जो क्षेत्रीय अंतर है, सांस्कृतिक जो हमारे बीच में विविधता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। 1970 से और 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कि किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सके। यानी कि 4 संशोधन उन्होंने इस उद्देश्य से किए कि विदेश में जो भी व्यक्ति रहते हैं किसी को भी बेगानापन न महसूस हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। ये रास्ता उन्होंने अपनाने का प्रयास किया, संविधान में संशोधन किया कि भी जनसंख्या किसी की ज़्यादा हो वो कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था स्थापित की बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा बेल्जियम ने उदाहरण प्रस्तुत किया। बेल्जियम के जो मॉडल थे, देखिए कुछ उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए नंबर 1, उन्होंने क्या किया, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। सबसे पहला उन्होंने संविधान में जो बदलाव किया वो क्या किया कि डच लोगों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन फ्रेंच भाषी लोग अमीर थे, संख्या कम थी। अब उन्होंने इस केंद्रीय सरकार में क्या किया कि जो पूरे देश की जो सरकार बनेगी, पूरे देश की बेल्जियम की सरकार में डच और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनके मंत्रियों की संख्या एक जैसी रहेगी। क्योंकि अगर अन्य देश होता तो वहाँ ये मानते कि भी जब डच लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या पूरे देश में ज़्यादा है, तो क्यों ना उनकी मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सत्ता की साझेदारी समान रूप से बांट दी। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच जो भाषी लोग हैं बराबर मंत्री रहेंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई जो समुदाय बहुमत उसके पक्ष में हो, दोनों समुदायों का जो बहुमत है वो उसके साथ में हो। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। देखिए कितना अच्छा इन्होंने प्रयास किया। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 समझिए इनको, केंद्र सरकार की अनेक जो शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी उन सारी शक्तियों को उन्होंने देश को 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको सौंप दिया। देश को 2 भागों में आपने पढ़ा था, फ्लेमिश वेलोनिया, उन दोनों की जो क्षेत्रीय सरकारें थी, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, उनको सुपुर्द कर दी गई। राज्य सरकारें जो हैं केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगी। ये तीसरा सबसे अच्छा प्रयास, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है। पूरे वो ऊपर हमने पूरे देश के लिए पढ़ा। अब यहाँ ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स आप बताएं, पहले भी हम इसका कई बार जिक्र पढ़ चुके हैं, क्या है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा तो आप इसको बताएंगे। अलग सरकार है ब्रुसेल्स में, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। आपने पढ़ा था ऊपर कि जो पूरा देश था बेल्जियम, उसकी स्थिति ये थी कि वहाँ डच लोगों की संख्या ज़्यादा थी, डच भाषी लोगों की। लेकिन जो राजधानी ब्रुसेल्स थी वहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो दोनों ने एक दूसरे के
आबादी का सम्मान किया। ब्रुसेल्स में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी भाषा जो बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने भी यहाँ क्या किया, समान प्रतिनिधित्व अपनाया, इक्वली, कि भाई क्योंकि जो डच भाषी लोग हैं केंद्र सरकार में कम संख्या होते हुए फ्रेंच भाषी को समान अधिकार दिलवाए या दिए, तो इसी प्रकार जो फ्रेंच भाषी लोग थे उन्होंने भी ब्रुसेल्स में अपनी संख्या को नज़रअंदाज कर, अपनी बहुसंख्या को नज़रअंदाज कर जो डच भाषी लोग थे उनको सरकार में बराबरी का अधिकार दिलवाया। ये उन लोगों ने अच्छा प्रयास किया। ये वहाँ के नोटिस बोर्ड हैं, जैसे आप अपने देश में भी नोटिस बोर्ड देखते हैं, रास्ते इधर जाते हैं, किसी सड़क का मार्ग, किसी भवन का मार्ग, तो दोनों भाषाओं में ये मार्ग लिखे मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी यहाँ काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और तीसरे नंबर पर सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसकी विशेषता क्या थी कि सामुदायिक सरकार की जो स्थापना है एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग अलग सामुदायिक सरकार बनाएंगे और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अलग बनाएंगे और जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो अलग सरकार बनाएंगे। तो अब कोई भी जो निर्णय है वहाँ ये समुदायों के लोग तीनों मिलकर ही उसको सफल करते थे। इन तीनों भाषाओं के बोलने वाले जो लोग हैं वो चाहे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को वो चुनते हैं, चाहे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब आपको बेल्जियम जो मॉडल है उसकी कुछ जटिलताओं का पता लगा होगा। खुद बेल्जियम में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी इस प्रकार की जो जानकारी है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही कि भी अगर हम इस व्यवस्था को देखें बड़ी जटिल व्यवस्था है। हम अपने देश दुनिया के अन्य देशों के हिसाब से इसको बड़ा आश्चर्य मानते हैं। इससे मुल्क में गृह युद्ध की जो स्थिति थी उस पर विराम लग गया। अगर इन्होंने इस अच्छे तरीके से इस समस्या का, सत्ता का जो बंटवारा है वो नहीं किया होता बराबर, तो वहाँ भी स्थिति कैसे होती जैसे श्रीलंका में हुई। तो उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस समस्या का निपटान किया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े भी हो सकते थे। जब यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय क्यों चुना गया? क्योंकि ब्रुसेल्स में शांति थी और उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अन्य जो समुदाय थे, अन्य जो मतावलंबी थे, उनका भी सम्मान करते हुए सभी को सम्मान दिया। ये बेल्जियम में जो यूरोपीय संघ है उसकी संसद का एक चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अखबार की आप कुछ हर रोज़ पढ़ें, उसमें लड़ाई झगड़ों को आप देखें, उनको इकट्ठा करें अखबार की सुर्खियों को, फिर आप समूह बनाकर उसको आप देखें कि आपके देश प्रदेश में किस प्रकार की समस्याएं थी, कैसे टकराव थे, उनका विवाद को कैसे सत्ता के हिसाब से बंटवारा करके कैसे उनको हल कर सकते हैं, किस किस विवाद को सत्ता की साझेदारी के साथ सुलझाया जा सकता है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों स्थितियों को आपने पढ़े, दोनों के परिणाम आपने पढ़े। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर अलग अलग ढंग से निपटाने की उन्होंने कोशिश की। यानी कि समस्या सत्ता की साझेदारी की थी, लेकिन समान समस्याएं होते हुए दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से उनको निपटाने का प्रयास किया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक इसके उलट हुआ, दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता पर संकट पड़ सकता है। हालांकि जो श्रीलंका है उसका कोई ऐसा बंटवारा नहीं हो पाया, तलवार के बल पर, ताकत के बल पर जो है उन्होंने जो तमिल लोगों का जो विरोध था उसको दबा दिया
जो हमने अभी गृह युद्ध में पढ़ा था, तो देश का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन कितना जान माल का नुकसान उनको सहन करना पड़ा और राष्ट्र जो है कई सौ वर्ष पीछे चला गया। इसमें एक कार्टून दिया हुआ है कि जर्मनी में भी इस प्रकार की एक समस्या थी, जहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी थी, नाम की दो बड़ी जो पार्टी थी, उनके गठबंधन की सरकार थी। कैसे कि 2005 के चुनाव में दोनों में से किसी भी पार्टी को अपने बूते सरकार बनाने में सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई, मिलकर सरकार बनाई। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ साथ सरकार चला रहे हैं। अब ये एक चित्र कार्टून भी बनाया हुआ है कि जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। ये एक गाड़ी दी हुई है, इसमें दो आप स्टेयरिंग देख रहे हैं जो अलग अलग व्यक्ति चला रहे हैं, यानी कि दो पार्टियां मिलकर चला रही हैं। तो वो कोई भी मनमानी नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा मिलजुल कर एक दूसरे से सहयोग करते हुए गाड़ी धीरे धीरे चलती रही। हालांकि गठबंधन सरकार में गाड़ी की गति या राष्ट्र के विकास की गति उतनी तेज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी गृह युद्ध से लड़ाई झगड़ों से बेहतर है कि धीरे धीरे शांति के साथ भी धीरे धीरे चला जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का जो आगे देखिए, इसमें सत्ता की साझेदारी, आप ये दूसरा, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखिए, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उस लिहाज से भी ज़रूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, बांट देनी चाहिए सत्ता, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीति अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए सबसे अच्छा उपाय है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यह देश की एकता अखंडता के लिए हानिकारक साबित होता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि जब दोनों में सत्ता संघर्ष होगा तो नुकसान दोनों का ही होगा। जैसे श्रीलंका में आपने पढ़ा कि श्रीलंका में सिर्फ जो तमिल लोग थे उन्हीं का नुकसान नहीं हुआ, जो बहुसंख्यक थे सिंहली लोग, उनका भी बहुत नुकसान हुआ, और उसके साथ भारतीय सैनिकों को भी वहाँ शहादत देनी पड़ी। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात यह कही जा सकती है कि यह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी असल में लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, ये लोग इसी डर से रहें। इसलिए सरकार वैध वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक विचार के लिए आपको प्रश्न दिया गया है कि एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। बेल्जियम में फ्रेंच जो भाषा बोलने वाले उसके अनेक साथी वो चाहते हैं कि भाषा जो है, हमारी जो पढ़ाई है वो फ्रेंच भाषा में हो। दूसरा, सेल्वी श्रीलंका के कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से साथी दोस्त तमिल भाषी हैं, तो उनके माता पिता चाहते हैं कि जो पढ़ाई है वो तमिल भाषा में हो। जैसे हम सभी चाहते हैं कि भी हमारी जो भाषा है जिसको हम बोलते हैं उसी में हमारी पढ़ाई हो। तो इस प्रकार हमारे बीच में कोई दूसरी भाषा भाषी व्यक्ति आ जाए तो वो चाहेगा कि भाषा जो है हमारी भाषा में भी यहाँ शिक्षा प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी सरकार है, जो आपने ऊपर पढ़ा, एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं कि भी दूसरी भाषा के क्षेत्रों में जाकर वो चाहते हैं कि भी यहाँ भी हमारी भाषा में हमें शिक्षा प्राप्त हो। कौन सी सरकार इस इच्छा को पूरा कर सकती है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक रह सकती है, ये आप बताएं।
नेक्स्ट देखिए खलील की उलझन। तो इसमें भी थोड़ा सा हम एक विचार करते हैं। जैसे विक्रम बेताल की कहानी आप पढ़ते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ कुछ आपको दिखाया गया है कि 20 बार विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा है। यानी कि मोटरसाइकिल तो थी नहीं उस समय, लेकिन एक कल्पना कि भी उड़े जा रहे हैं वो। बेताल उसकी पीठ पर बैठा है और इस बार भी ये सोच कर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल उसको कहानी सुनाता है। कहानी देखिए कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था, खलील नाम का। उसकी माता जो पिता थे अलग अलग समुदाय के हैं। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, उसके फादर, लेकिन माँ सुन्नी मुसलमान थी। दोनों अलग अलग समुदाय से थे। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात न थी। या इस आधुनिक शहर में इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियाँ थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत, बेरूत जो है यानी कि लेबनान की हम कहानी पढ़ रहे हैं और राजधानी है उसकी बेरूत में भी इस प्रकार वे इकट्ठे रहते थे, मेलजोल था। गृहयुद्ध पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे जब गृहयुद्ध की कोई स्थिति हो जाती थी, क्योंकि अलग अलग उनके अंदर समुदाय थे वो। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता मिलकर बैठे कि वहाँ गृहयुद्ध हो गया। दोनों जो मत थे, अलग अलग मत, ऑर्थोडॉक्स ईसाई और जो मुसलमान लोग थे। तो अब इसके बाद जो दोनों समुदाय थे वो इकट्ठे होकर बैठे समस्या का समाधान के लिए। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे का कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति है मैरानाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कि भी जितने समुदाय थे सबको एक पद दे दिया उन्होंने कि भी देश का जो राष्ट्रपति है वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ईसाई ही बनेगा। दूसरा, सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा कि भी जो प्रधानमंत्री है वो केवल सुन्नी मुसलमान ही बनेगा। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स जो ईसाई हैं उनको दे दिया गया। ये पद निश्चित कर दिए उन्होंने सत्ता के बंटवारे में। संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए रखा गया। तो इस प्रकार जितने भी समुदाय थे सभी समुदायों के जो पद हैं वो निश्चित कर दिए। इस समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे कि उनका जो मूल कोई राष्ट्र रहा होगा। मुसलमान भी सीरिया जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ मिलने की बात नहीं करेंगे। तो जब दोनों समुदाय ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हो गया तब दोनों की आबादी लगभग लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान बहुसंख्यक में स्थिति में आ गए, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पद निश्चित हैं किस पद पर किस मत को मानने वाला व्यक्ति जाएगा। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के धर्म को, और पद जो हैं वो धर्मों के नाम के साथ जोड़ दिए गए हैं। असल में वह चाहती ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर देखा जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का क्यों न हो। लेकिन उसके जिन जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही सबसे अच्छी शांति की गारंटी देता है। कि जो खलील सोच रही है वो आधुनिक हिसाब से ठीक सोच रही है कि भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत है, अमेरिका या कोई फ्रांस, तो वहाँ भी कोई इलेक्शन लड़िए, आप चुनाव लड़िए, जो सक्षम समर्थ है उन बड़े पदों पर जाइए। लेकिन आपने यहाँ धर्म के नाम पर इन पदों को बांट दिया कि इस धर्म का व्यक्ति ही इस पद पर बैठ सकता है। तो वह अपने हिसाब से ठीक सोच रही है जो खलील है, लेकिन जिन लोगों ने उस गृहयुद्ध को देखा, उन अलग अलग मतों को आपस में लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, खून की नदियों को बहाते हुए देखा, तो वो ये मानते हैं कि विकास का सबसे अच्छा रास्ता यही है, इसी में समझदारी है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई।
वे टीवी टावर्स के पास पहुंच गए, वहां रुके। बेताल ने, अब ये बेताल विक्रम जहां से शुरू हुआ था फिर वही एक आपको कल्पना में ले गए, कहानी ख़त्म की और विक्रम से पूछा बेताल ने कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल और विक्रम जो है अपने बीच इस प्रकार के समझौता नहीं भूला, यानी कि बेताल जो है विक्रम और अपने बीच जो समझौता है उसको दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ये आपको कल्पना में छोड़ गए। सत्ता की साझेदारी के रूप देखिए। अब राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी व खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई, शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, तो तुरंत फैसले लेना, उन्हें लागू करना असंभव हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी शक्ति, जो राजनीतिक शक्ति जनता ही है, वही जनता स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाया जा सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनुरूप हो सकते हैं। जो कुछ प्रचलित उदाहरण हैं उन पर हम गौर करें। नंबर 1 दिया हुआ है कि यहाँ जो एक हाथ में शक्ति, यानी कि जो राजाओं का समय था पहले, उसको खारिज कर दिया गया कि आज के समय में इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ शासन के जो अंग हैं, कानून बनाने वाली, विधायिका लागू करने वाली, कार्यपालिका और न्यायपालिका न्याय दिलाने वाली, उनके बीच में शक्तियां बटी हुई हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। यानी कि एक क्षैतिज, एक जैसे समतल जमीन पर एक लेवल में तीन जो स्थितियां हमने पढ़ी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, वो तीनों अलग अलग जो है उनके कार्य बटे हुए हैं और शक्तियों का, अपने कार्यों का वो अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। तीनों में से कोई भी अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अगर कोई एक पक्ष ऐसा करता है तो दूसरे जो दो पक्ष होते हैं वो उसका अंकुश लगाते हैं। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, पर वह संसद के अधीन जो कार्य करती है, संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की स्थिति कहा जाता है। नंबर 1 दिया है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें हमने दूसरा नाम दिया नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ हो गए। क्षैतिज, सत्ता का क्षैतिज वितरण और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो इसमें विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो शक्तियां हैं उनका सीमित रूप में अपने एक लेवल के, समतल लेवल के हिसाब से प्रयोग करना, कि वो एक दूसरे पर अंकुश लगाते हैं। एक दूसरे की, जैसे विधान पालिका है वो न्यायपालिका का निर्माण करती है, कार्यपालिका का निर्माण करती है, लेकिन कोई भी स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे की शक्तियों में खलल नहीं डाल सकती। जब विधान पालिका, कार्यपालिका की जो कानून होते हैं उनके ऊपर
नियंत्रण का जो काम है वो न्यायपालिका करती है, जो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो इस प्रकार तीनों जो हैं एक दूसरे से मिलजुल कर सहयोग से काम करते हैं। एक क्षैतिज वितरण है, नियंत्रण और संतुलन की स्थिति है। नंबर 2 दिया है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। विभिन्न स्तरों पर, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, जैसे केंद्र सरकार। उसके बाद प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार हो, जैसे राज्य सरकारें होती हैं हमारी। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर की जो सरकारें होती हैं अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। भारत में हम इनको राज्य सरकार कहते हैं। इस हर देश का बंटवारा ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ एक कार्टून देखिए, व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ जॉर्ज बुश जो है वो दिखाया है अमेरिकी राष्ट्रपति, रूस के जो राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रूस में कुछ नए कानून बनाए गए जिसमें रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनको बहुत सारी शक्तियां सौंप दी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के दौरे पर गए। और ऊपर जो कार्टून दिया है, लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीयकरण में क्या संबंध है, इस तरफ ये डेमोक्रेसी एक ध्यान दिया गया है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, यह संविधान में लिखा है। बेल्जियम में यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे स्तर की जो सरकारें भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है अनेक देशों में। नगर पालिका और नगर जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, ऐसी ही इकाई होती हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा इसमें क्या कि इसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद नगर पालिका या पंचायतें। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है ऐसे लंबवत रूप में सत्ता का बंटवारा। तीसरा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान में इस कानून का एक प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाएं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे भारत में भी इस प्रकार महिलाओं को कुछ या कुछ अन्य समुदायों को आरक्षण दिया गया है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षण चुनावी व्यवस्था वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह विधायिका और जो प्रशासन है उसमें अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी इसी प्रकार से सत्ता में उचित उनको भागीदारी मिल सकती है। नंबर 4 दिया है, सत्ता के बंटवारे का एक अलग विभिन्न प्रकार के जो द्वावसु आंदोलन है वो भी शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का काम करते हैं। ऊपर हमने सरकार के रूप पढ़े कैसे कैसे होते हैं, लेकिन कुछ जो सरकारी रूप से भी नहीं, सरकार के कोई अंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जैसे लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के बंटवारे के बीच चुनाव का एक विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और पार्टियों की यही आपसी प्रतिद्वंद्विता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां भी चुनाव मिलकर लड़ती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, कर्मचारी जैसे अनेक संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं। आप आंदोलन देखते हैं देश में, कभी कभी किसानों के, कभी मजदूरों के, कभी कर्मचारियों के। तो सरकार की विभिन्न जो समितियां हैं उनमें सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने अपने वर्ग सदस्यों के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हाल ही में किसानों का एक आंदोलन हुआ था देश में, दिल्ली में। तो उसने सरकार से ये कहा कि भाई हमारे जो आपने नियम कानून बनाए हैं हमारे
पक्ष में नहीं हैं, तो सरकार को बाध्य किया उन्होंने उन कानूनों को वापस लेने में, सरकार को दोबारा से उन पर विचार विमर्श करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो दबाव समूह है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक जो सरकारें बनती हैं उनके ऊपर अपना दबाव डालकर अपने हितों को साधने का प्रयास करती हैं। ये कार्टून देखिए कि मेरे स्कूल में हर महीने क्लास की मॉनिटर बदल जाती है, क्या आप इसे सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं, कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखिए, अंत में चैप्टर के सत्ता के बंटवारे के कुछ और भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। 4 उदाहरण दिए हैं कि मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तुरंत कार्रवाई करे, सत्ता के 7 जो अनाथालय हैं के 2000 बच्चों के रख रखाव में आप सुधार करें। यानी कि न्यायपालिका ने राज्य सरकार को आदेश दिया सत्ता का बंटवारा जिसको हम कह रहे हैं। कनाडा के ओंटेरियो जो प्रांत की सरकार ने वहाँ एक मूल समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी। स्थानीय मामलों में जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूल निवासी समुदाय का के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग के साथ काम करेगी। तीसरा उदाहरण, रूस की 2 प्रभावशाली जो पार्टियां थी उन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के जो समझौते थे उनको आपस में विलय कर लिया और संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा यानी कि 2 पार्टियां मिलकर एक हो गई और इलेक्शन इकट्ठा लड़ेंगी। नेक्स्ट, नाइजीरिया में इस प्रकार का एक दिया है कि विभिन्न प्रांतों के जो वित्त मंत्री थे इकट्ठे होकर उन्होंने मांग की कि जो केंद्र सरकार है, संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे और जो वह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा ठीक प्रकार से हो। तो ये सत्ता के बंटवारे को दिखाया गया है कि सत्ता एक व्यक्ति के पास न होकर अलग अलग समुदायों के पास या सरकारों के पास रहती है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय सरकारें जिसमें ग्राम पंचायत आदि शामिल होती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हुआ। आगे प्रश्नावली, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप इस चैप्टर को, वीडियो को काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसकी गति तेज़, सेटिंग से गति तेज़ करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।